राजस्थान में कांग्रेस के बड़े दलित नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार देर शाम निधन हो गया। 72 साल के मेघवाल ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 10 मई को मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे और काफी लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत सहित दूसरे नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, मंत्री परिषद की बैठक होने वाली थी, क्या वो अब शुरू हो गई है? देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक मास्टर भंवरलाल जो सिटिंग मंत्री थे, उनके निधन की वजह से एक परंपरा रहती है, शोक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कैबिनेट की बैठक में अगर सिटिंग कोई मंत्री है, उसको उनकी डेथ होती है, इसी क्रम में आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। उसमें कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और उसमें मास्टर भंवरलाल को श्रद्धांजलि दी जाएगी और एक शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो मुख्य एजेंडा केवल यही है। एन वक्त पर कोई एजेंडा और आए तो उसकी भी संभावना है, लेकिन मेन एजेंडा यही है कि मास्टर भंवरलाल को श्रद्धांजलि उसमें दी जाएगी। और इसके बाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मंत्री बीडी कल्ला, ये सब सुजानगढ़ रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो मास्टर भंवरलाल के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जी, तो गोवर्धन, और कौन कौन से मंत्री हैं? जैसा आपने बताया कि पीसीसी चीफ हैं, प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के और बीडी कल्ला, उसके अलावा और कौन कौन से दिग्गज नेता हैं या प्रदेश के मंत्री हैं जो वहां जाएंगे? देखिए, ज़्यादातर जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सुजानगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर भंवरलाल लंबे करीब 4 दशक की उनकी राजनीति थी। प्रदेश के कांग्रेस के बड़े दलित नेताओं में उनकी गिनती होती थी और यही वजह है कि उनके निधन के बाद ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुजानगढ़ जा रहे हैं। कांग्रेस के दलित नेताओं में उनका जगह का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जो भी दलित बाहुल्य सीटें हुआ करती थी और वहां पर उपचुनाव होते थे, मास्टर भंवरलाल को कैंपेन करने के लिए भेजा जाता था और यही वजह है कि कांग्रेस में उनकी कमी, ज्यादातर बड़े नेता यही कह रहे हैं कि उनकी कमी को पाटना, उनके बराबर के दलित नेता का तैयार होना, उसमें भर पाना बहुत मुश्किल है। गोवर्धन, अभी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मंत्री हैं जो वहां पहुंच चुके हैं? संभव हो अगर तस्वीरें आप दिखा पाएं। नहीं, देखिए, जो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है वो सीएम निवास के अंदर हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले, मतलब बैठक शुरू हो चुकी है मंत्रिपरिषद की और उसमें मंत्री मास्टर भंवरलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद में ज्यादातर मंत्री हैं वो सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल यहाँ खासाकोटी से कुछ ही देर में अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन। जयपुर में निजी स्कूलों का धरना जारी है। फीस की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। शहीद स्मारक पर पिछले 8 दिनों से ये सभी निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है। 8 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं। निजी स्कूल संचालक आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। फीस वसूली को लेकर इनकी अपनी मांगे हैं, स्कूल खोलने को लेकर भी इनकी मांगे हैं। तो कई मांगे हैं जिसको लेकर के निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो आर पार के मूड में इस बार नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 8 दिनों से ये सभी इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद 33 जिलों के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी आज यहां इकट्ठा होने वाले हैं। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, एक तरीके से अगर देखा जाए 8 दिन हो गया है आमरण अनशन का, पूरी तरीके से अब आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं निजी स्कूल संचालक। जी, इनका कहना है कि फीस मिल नहीं रही है, स्कूलें बंद हैं,
तो ना तो स्कूलों को खर्चा निकल पा रहा और ना ही वो जो टीचर इनके यहाँ पे पढ़ाया करते हैं उनको वो लोग सैलरी दे पा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किलें हैं। पूरे राजस्थान की नुमाइंदगी का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर सारे जिलों से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो स्कूल संचालक हैं, वो यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर के बैठे हुए हैं और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो, क्योंकि इन लोगों के लिए स्कूलों का जो खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। हेमलता शर्मा पिछले 8 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात को सुनेगी। हेमलता जी, डिमांड्स क्या क्या हैं आप लोगों की? देखिए, पिछले 8 दिन से आज हम बैठे हुए हैं। हमारी मार्मिक पीड़ा हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दिवाली भी हमने यहीं पर बिताई, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है, ना ही हमें कॉल किया गया है। हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं सर। राजस्थान के 50,000 स्कूल हैं, उनकी आज ये दुर्दशा हो रही है कि वो स्कूल चलाना तो दूर, उनमें कार्यरत कर्मचारियों की वेतन देना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। नतीजतन 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा, किस तरह से ऐसे समाधान हो सकता है? सरकार से आप लोग चाहते क्या है? किस तरह सरकार राहत दे सकती है आप लोगों को? देखिए, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था 70% का, अगर वो भी हो जाता है, वी आर हैप्पी। वी आर नॉट रिजिड कि हमें 12 महीने की फीस चाहिए। दैट वाज एन इंटरिम ऑर्डर। तो अगर वो इंटरिम ऑर्डर भी अभी हो जाता है तो स्कूलों का कुछ तो होगा कि स्कूलों कुछ तो उनके पास में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाए। अपने शिक्षक है, अपने डी ग्रुप के कर्मचारी है, उनका हम लोग सरवाइव कर पाए। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर स्थितियां सही रहती तो वो कभी आत्महत्या नहीं करते। और ये 1 दर्जन का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं, हमें सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। हमारा वही यूडी टैक्स, हमारा वही बिजली पानी का कॉमर्शियल बिल, हमारा वही लोन्स, वही EMIs, वही किश्तें, सरकार की तरफ से हमें 1 रुपये की सहायता नहीं मिली। क्या साथ? तो अभिषेक, जैसा कि आप सुन रहे थे, हेमलता शर्मा कह रही कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, खर्चे चल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं जो स्कूल संचालक हैं वो, और इनको लगता है कि स्कूल इस हाल में तो वो खोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि टीचर्स का दबाव है। जब भी स्कूल खोलते हैं तो इनके टीचर हैं वो कहते हैं कि हमें वेतन भी चाहिए क्योंकि उनको भी घर चलाना है। तो हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है फिलहाल राजस्थान में। सरकार को आगे बढ़ करके पहल करनी होगी, इनकी सुध लेनी होगी। तो आप कहाँ से हैं वैसे? बाबूलाल, एक और किस तरह की मुश्किलें हैं आपके जिले में? मुश्किलें ये हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो दर दर भटक रहे हैं। रोटी के लिए, आटे के लिए एक तरह से उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई है। सरकार बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जी अभिषेक, आपका कोई सवाल आ रहा था? बिल्कुल बाबूलाल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या वार्ता को लेकर के कोई पहल हुई है, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस कम से कम हो रहे थे वो भी बंद हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई पहल किया गया है या नहीं अभी तक? ये लोग ऑनलाइन क्लासेस तो चला रहे थे, लेकिन इनको लगा कि अब इनको चलाने का कोई फायदा नहीं है तो इन्होंने भी बंद कर दिए। एक तरह से डेडलॉक की स्थिति है अभी राजस्थान की सरकार और जो स्कूल संचालक है उनमें। हालांकि ये बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं और अच्छे घरों के बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ा करते हैं, ये भी बात सच है। और कुछ महीने ये लोग चला भी सकते थे, लेकिन बहुत लंबा अरसा हो गया है तो अब इनको लगा कि अब और आगे ये लोग नहीं ले जा पाएंगे स्कूलों को। तो और स्टाफ काम नहीं कर रहा है क्योंकि स्टाफ को भी लगता है कि बिना वेतन के हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो बड़े स्कूल है उनको फीस आ रही है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे 80-90% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास में बिल्कुल भी पेरेंट्स फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। इस वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं और इसको सरकार को सोचना चाहिए। सरकार की ओर से कोई मैसेज, कोई आपका डेलीगेशन गया हो बात करने के लिए, ऐसी कोई बात हुई? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई बात। मिलेगा, लेकिन वी मेट गवर्नर। उन्होंने कहा ये इतना सेंसिटिव इशू है, सरकार को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए इस पर, परंतु अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें इंटरफेरेंस करूंगा, माननीय अशोक जी से मैं खुद बात करूंगा। और आप लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करी? एजुकेशन मिनिस्टर से क्या बात करें, कितनी बार बात करें सर? मोर देन 50 टाइम्स वी हैड अ वर्ड विद हिम। इनको मतलब शायद वो असंवेदनशीलता की उन्होंने पराकाष्ठा पार कर दी है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं दर्द। आज बिल्कुल बाबूलाल, तो एक तरीके से अभी तक वार्ता को लेकर के कोई पहल नहीं हुई है, यह भी साफ तौर पे दिख रहा है। अब जरूरत है कि कम से कम वार्ता हो और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए।
अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से है, जहां पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली चूड़ी मार्केट पहुंचे हैं। आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। 14 नवंबर को चूड़ी मार्केट में आग लगी थी। व्यापारियों को यहां पर करोड़ों का नुकसान हुआ था और अब उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मंत्री टीकाराम जूली। तो अलवर से यह बड़ी खबर। के बीच में लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है और करोड़ों का आकलन है। देखा जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पे सभी व्यापारियों का हुआ है और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। पूरे अलवर को इसको दुख है कि इस प्रकार की घटना है। त्योहार के दिन जब सब लोग खुशियाँ मना रहे थे ऐसे समय में हुई है और जो नुकसान हुआ है हमारा इन्हीं का हुआ है और इन्हीं का सारा अपन कैलकुलेशन लगाएं, कम से कम भी 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात अलवर के लाल की, जिसने कमाल कर दिया है। एक गैर मुस्लिम छात्र होकर कश्मीर में एमए इस्लामिक स्टडीज की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। अलवर के लाल का कमाल। CUK के एंट्रेंस एग्जाम में किया टॉप। शुभम पढ़ेगा इस्लामिक स्टडी, मजहब नहीं सिखाता। कमाल है, लगन हो तो फिर क्या कुछ संभव नहीं। जी हां, इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस्लामिक स्टडीज कोर्स में एमए के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाला गैर मुस्लिम है। राजस्थान के अलवर के रहने वाले शुभम यादव ने प्रवेश परीक्षा में बैठे सभी मुस्लिम युवाओं को पीछे छोड़ 73.5 अंक हासिल किए हैं। यही वजह है कि इस बार कश्मीर में शुभम के ही चर्चे हैं। मैं नॉन मुस्लिम नॉन कश्मीरी पहला लड़का हूं इस देश में जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉमन एडमिशन टेस्ट में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द्वारा कराया जाता है और वो भी इस्लामिक स्टडीज के विषय में। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो मुझे मोटिवेशन मिली वो मेरे दोस्तों से मिली थी और सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का हमेशा रहा। हमारे घर में बहुत ही लिबरल माहौल शुरू से रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये पढ़ने की पारदर्शिता मिली। शुभम ने एंट्रेंस एग्जाम में न केवल पहला रैंक हासिल किया बल्कि सामान्य श्रेणी में एमए इस्लामिक स्टडीज कोर्स में चयनित हुए 54 छात्रों में वो अकेले गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अब जरा सुनिए आखिर शुभम इस्लामिक स्टडीज से एमए क्यों करना चाहते हैं। आगे जाके जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करूं तो मुझे एक कॉन्सिलेटरी मेजर की तरह माना जाए, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया हमारे देश में फैल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और सबसे बड़ी बात कॉन्सिलेटरी मेजर इस चीज में, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम्स में एक समझौता किया जा सके ऑन ग्राउंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको प्राप्त करने के लिए मैंने सब्जेक्ट चुना। दरअसल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बीए, एसएसबी और एमए कोर्स की प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट अपलोड किए हैं, ताकि चयनित उम्मीदवार 3 नवंबर से शुरू हो रही काउंसलिंग में भाग ले पाएं। इस चयन सूची में शुभम यादव का नाम सबसे ऊपर देखकर यह सूची सोशल मीडिया पर साझा की गई और देखते ही देखते वायरल भी हो गई। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।